Hello everyone, so let us continue our Fatafat revision series for pre-2021. Topics to be covered are polity, history, geography, economics and current affairs. So let us have our first question, and the question is, with reference to national income estimates in India, consider the following statements. Number 1. Gross domestic product, that is GDP, is the value of a nation's finished domestic goods and services during a specific time period. Statement number 2. Gross national product, that is GNP, is the value of all finished goods and services owned by a country's residents over a period of time. Statement number 3. GDP growth rate in India has been consistently declining in the past 5 years. You have to identify the correct statements. Your options are 1 and 2 only, 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only. So press the pause button and mention your answer in the comment box. I hope you have attempted the question and you have mentioned your answer in the comment box. Let us see the right answer, and the right answer is option number A. Option number A means that first and second statements are true and your third statement is false. Why it is false? Let us see. Gross domestic product, famously known as GDP, is the value of a nation's finished domestic goods. Very important keywords. You have to mark these important keywords. क्या होता है GDP? GDP होता है वैल्यू, द टोटल वैल्यू ऑफ अ नेशंस फिनिश्ड डोमेस्टिक गुड्स. तो यहाँ पर आपको याद रखना है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को काउंट किया जाता है GDP में. जो आपके इन्वेंट्री होती है या फिर जो रॉ मटेरियल होता है, दैट इज़ नॉट काउंटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP. दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि GDP में आपकी सर्विस भी काउंट की जाती हैं. तो जो आपकी फिनिश्ड गुड्स होंगे, इनके साथ साथ सर्विसेज को भी GDP में काउंट किया जाता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. दैट इज़ योर अनदर कीवर्ड. एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में GDP काउंट की जाती है. फॉर एग्जांपल 2021, राइट. फॉर एग्जांपल 2021 से लेकर 2022. तो ये फाइनेंशियल ईयर में कितना GDP अपना रहा है, इसको कैलकुलेट किया जाएगा. वेयर एज द GNP, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज ओन्ड बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो बेसिकली GDP में क्या होता है, आपकी जो नेशनल बाउंड्री है, राइट, आपकी जो नेशनल बाउंड्री है, आपके देश की जो सीमाएं हैं, उन बाउंड्रीज के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होगा विद इन अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम, दैट विल बी कंसिडर्ड एज GDP, दैट विल बी कैलकुलेटेड अंडर GDP. बट व्हेन वी टॉक अबाउट GNP, तो GNP में नेशनल बाउंड्रीज नहीं होती हैं. GDP में जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो नेशनलिटी को दी जाती है. इसका मतलब अगर कोई इंडियन जो है वो इंडिया में अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर कोई इंडियन अमेरिका में अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा. तो कोई भी इंडियन जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, अगर किसी पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में, किसी पीरियड ऑफ टाइम में गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो दैट विल बी काउंटेड अंडर GNP. ठीक. Statement 3 is not correct. Why it is not correct? Because the GDP of India had been rising from 2011-12 till 2015-16. Only after 2016 has the GDP seen a decline. Very important. अगर हम 2011 से लेकर 12 यानी इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, यहाँ से लेकर 2015-16 तक की बात करें, तो आपका जो GDP है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है. इट इज़ ओनली आफ्टर 2016 हमारी जो GDP है वो डिक्लाइन कर रही है, एंड आफ्टर, स्पेशली आफ्टर कोविड-19, GDP में काफ़ी स्टीप आपको डिक्लाइन देखने को मिला है. इनफैक्ट ये -28% में भी पहुंच गया था आपका GDP. आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर. अगर इस टॉपिक की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आई एम श्योर आपने ये टॉपिक कवर कर लिया है जिन लोगों का 2021 में एग्ज़ाम है. और अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following methods is used for calculating national income in India? तो आपको ये बताना है कि which among of the following methods are used to calculate national income in India. पहला है आपका expenditure method, then you have product method,
also known as production method. Then you have income method. Select the correct answer using the code given below. First option 1 and 2 only, second 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only. Press the pause button और नीचे अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. I have been noticing कि lot of people are watching these lectures, but only 2 or 3 candidates, they have attempted the question and they have answered in the comment box. So if you are not very comfortable in attempting the questions in comment box, what you can do, जो खास तौर से हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आप एक सेपरेट नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें अपने आंसर लिख सकते हैं और जो भी आपका फाइनल स्कोर है एटलीस्ट वो तो आप शेयर कर ही सकते हैं. आई होप आपने अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया. लेट अस सी द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इट मीन्स दैट ऑल दीज 3 मेथड्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. तो ये होता क्या है? जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आय कहा जाता है, तो उसे कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं. पहला होता है आपका प्रोडक्ट मेथड, फिर होता है आपका इनकम मेथड और फिर होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट मेथड, तो यहाँ पर क्या होता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है एज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब सर्विसेज भी है. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. प्रोडक्ट मेथड में गुड्स और सर्विसेज दोनों को कैलकुलेट किया जाता है. कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वी कैलकुलेट मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स. अगेन यहाँ पे आपको याद ये रखना है, इंटरमीडियरीज जो होती हैं, इन्वेंट्री जो होती है, रॉ मटेरियल जो होता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है. ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, राइट. और एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में ये कैलकुलेशन किया जाता है. फाइनल गुड्स कौन होते हैं? फाइनल गुड्स उन्हें कहा जाता है जो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं और उन्हें रीसेल नहीं किया जा सकता, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे पटैटो, तो पटैटो को आप डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं और इसको रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जब आप इसको मैन्युफैक्चर करेंगे और आप इसका चिप्स बनाएंगे, राइट. तो अगर आप इसे डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट. बट इफ यू आर taking the potatoes as raw material for your chips, then it will not be calculated in your product method. क्यों? क्योंकि अब आप उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ना कि आप उसे फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं. देन यू हैव इनकम मेथड. Under this method, national income is measured as a flow of factor incomes. Very, 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 very important. Income method में factor incomes को calculate किया जाएगा. When we talk about factor income, तो यहाँ पर 4 factors of production को consider किया जाता है. तो आपके factor of production कितने हैं? Total आपके 4 factors of production है. कौन कौन से हैं? पहला है आपका labor, then you have capital, right? उसके बाद है आपका लैंड थर्ड नंबर पे, एंड देन यू हैव एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो आपका प्लानिंग लग रहा है, ऑर्गेनाइजिंग लग रहा है, राइट. फॉर एग्जांपल आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, तो इसमें मुझे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे. लेबर का मतलब यहाँ पे मुझे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी. कैपिटल यानी मुझे इनिशियल पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी अपने बिजनेस को चलाने के लिए. लैंड का मतलब या तो मैं ज़मीन खरीद कर बिल्डिंग बना के इंस्टीट्यूट चलाऊंगा या मैं रेंट पे जो है इंस्टीट्यूट लूँगा, बट मुझे लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, राइट. और एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी मेरा इंटेलेक्चुअल है, जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरा विजडम है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो वो कंसिडर किया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप में. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और इनको कहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है? इन्हें कैलकुलेट किया जाता है इनकम मेथड में, राइट. देन यू हैव एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है? नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, जीडीपी, सम टोटल ऑफ प्राइवेट कंजप्शन. तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल आई एम एन प्राइवेट इंडिविजुअल, तो मैंने अगर कार खरीदा, मैंने अगर मोबाइल खरीदा, राइट, तो जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो काउंट किया जाएगा. इसके अलावा गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन है, उसको काउंट किया जाएगा, राइट. तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के एक्सपेंडिचर को काउंट किया जाएगा और इसके अलावा आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी काउंट किया जाएगा. द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन द एक्सपेंडिचर मेथड. तो यहाँ पे आपको काफ़ी टफ स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से मेथड में यूज़ किए जाते हैं.
ऑप्शन होगा प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कैलकुलेटेड इन द इनकम मेथड. ठीक है. फिर वो आपसे पूछेगा द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर कैलकुलेटेड इन. एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट का डिफरेंस होता है उसको कहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट किया जाता है. राइट. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. With reference to the provincial elections of 1937, consider the following statements. Number 1. Despite opposition to 1935 Act, both Congress and Muslim League decided to fight the elections. Second statement. Both Congress and Muslim League manifesto rejected the new constitution in its entirety. Third, the Congress manifesto stressed the decisive role to be played by the masses in the struggle for freedom. So you have to identify the correct statement. Number 1, 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, all of the above. Press the pause button, think about it, mention your answer in the comment box. बहुत मेहनत लग रही है इन लेक्चर्स को बनाने में, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है और इंस्टीट्यूट में बैठ के लेक्चर्स हमें बनाने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड इंटरनेट एंड ऑफ कोर्स द गैजेट्स वी हैव. सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली. चलो देखते हैं क्या है आपका सही आंसर. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. इट मीन्स योर first and third statements are correct. Your second statement is wrong. Let's see the explanation. Statement 1 is correct because कांग्रेस की भी अगर बात करें और मुस्लिम लीग की भी बात करें, सो दे वर डिसकंटेंटेड विद द एक्ट. कौन से एक्ट से? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था. एंड हेल्ड दैट इट डिड नॉट गो डिस्टेंट इनफ टू सेटिस्फाई द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ इंडियंस. Self-explanatory. Nehru had described the act as a charter of bondage. ये भी important हो जाता है for the PCS aspirant कि charter of bondage किस एक्ट को कहा गया है. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चार्टर ऑफ बॉन्डेज भी कहा गया है. इन स्पाइट ऑफ देयर अपोजिशन टू द एक्ट, both Congress and the League decided to contest the provincial election. So however they were against the government of India Act 1935, but yet they decided that they will participate in the general elections of 1937. ठीक है, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और उन्होंने किया भी. ठीक. स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. ऐसा क्यों? द कांग्रेस मैनिफेस्टो ड्राफ्टेड बाय नेहरू. तो किसने किया था? मैनिफेस्टो का क्या मतलब होता है आज की डेट में भी? इलेक्शन मैनिफेस्टो आपने कई बार सुना होगा. ठीक है, जिसे हिंदी में चुनावी घोषणा पत्र कहा जाता है. तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इलेक्शन से पहले कुछ घोषणाएं करती हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम अलाना करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे. तो इसको क्या कहा जाएगा? इसे इलेक्शन मैनिफेस्टो कहा जाता है, इसे चुनावी घोषणा पत्र कहा जाता है. आपको याद ये रखना है कि ये कोई लीगल बॉन्ड नहीं होता है, और अगर अपने चुनावी घोषणा पत्र को ये लोग नहीं भी फॉलो करते हैं तो भी आप इन्हें कोर्ट में नहीं लेके जा सकते. ठीक है. सो ये जो ड्राफ्ट किया था, जो कांग्रेस ने 1937 का जब इलेक्शन लड़ा था, तो इसका जो ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था? वो नेहरू ने तैयार किया था कांग्रेस की तरफ से. सो इट रिजेक्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स एंटायरिटी. तो कांग्रेस ने तो नए कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन जब हम मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो था उसने इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था. इसका मतलब नीदर दे एक्सेप्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नॉर दे रिजेक्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. सो उनका जो मैनिफेस्टो जो था उसमें इसका जिक्र देखने को नहीं मिलता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और स्टेटमेंट 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. कांग्रेस मैनिफेस्टो रिफ्लेक्टेड द ग्रोइंग मास सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेस द डिसाइसिव रोल टू बी प्लेड बाय द मासेज इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. जनरल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज इन द अर्थ इंटीरियर. आई एम श्योर आपने ये टॉपिक कर लिया है. बहुत इनिशियल स्टेज में आपको ज्योग्राफी में अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ाया जाता है और अभिषेक सर ने भी आपको ये टॉपिक कवर करवाया है. और इनकेस आप अलायंस IAS अकेडमी से नहीं हैं तो भी आपने ये टॉपिक डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़रूर किया होगा. दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन. तो आपको क्या करना है? इन डिसकंटिन्यूटीज़ को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है वाइल मूविंग फ्रॉम अर्थ कोर टुवर्ड सर्विस. यानी
ये आपका अगर अर्थ कोर है तो यहाँ से ऊपर की तरफ यानी सरफेस की तरफ जाते हुए जो आपकी डिसकंटिन्यूटीज़ जो आती हैं उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, राइट। पहला है आपका मोहोविरिक डिसकंटिन्यूटी, देन रैपिड डिसकंटिन्यूटी, लेमन डिसकंटिन्यूटी, एंड देन यू हैव गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। प्रेस द पॉज बटन, मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Let's see what is the right answer, and the right answer is A option. It means 3 4 2 1। इसका मतलब सबसे क्लोज जो रहेगा कोर के वो रहेगा लेमन, ठीक है। सबसे क्लोज कौन है? लेमन डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद है आपका गुटेनबर्ग कंटिन्यूटी, देन यू हैव रेपिटी कंटिन्यूटी, और सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है मोहोविरिक कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, सॉरी, राइट। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मेजर डिसकंटिन्यूटीज। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये आपका सॉलिड कोर है, दिस इज़ योर कोर एरिया, ठीक है। और उसके बाद इस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है लेमन डिसकंटिन्यूटी। जब आप थोड़ा सा सरफेस की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो देन यू विल हैव गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके और ऊपर जब जाएंगे तो मोहो डिसकंटिन्यूटी, देन यू हैव कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, राइट। और उसके बीच में आपको रैपिड डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तो लेमन, गुटेनबर्ग, रैपिड डिसकंटिन्यूटी, देन यू हैव मोहो डिसकंटिन्यूटी, एंड एट द टॉप यू हैव कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। सो प्रेस द पॉज बटन और इसको एक बार अच्छे से समझ लें। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल और आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह अगेंस्ट। तो किन किन कारणों की वजह से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था साउथ अफ्रीका में? नंबर 1, लेजिस्लेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन इमिग्रेशन। स्टेटमेंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इनवैलिडेटिंग ऑल मैरिजेस नॉट कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रूल्स। स्टेटमेंट नंबर 3, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैरिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट ऑल टाइम्स। So you have to select the correct answer in the given quote. 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, all of the above. Press the pause button, mention your answer in the comment box. Done? Chalo. Here is the right answer, and the right answer is all of the above. यानी महात्मा गांधी ने लेजिस्लेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन इमिग्रेशन के अगेंस्ट भी सत्याग्रह किया था। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसने इंडियन मैरिजेस को इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया था, उन इंडियन मैरिजेस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था जो कि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से नहीं की गई थी। और कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैरिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट ऑल टाइम्स, इसके खिलाफ भी गांधी जी ने आंदोलन किया था। तो आपने अगर गांधी मूवी देखी है और अगर नहीं देखी तो डेफिनेटली आप ज़रूर देखना। 1986 में ये रिलीज़ हुई थी, यूट्यूब में इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है और यहाँ से आपको गांधी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, राइट। तो जब हम कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैरिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो बेसिकली आपको गले में टांग के घूमना था एक आइडेंटिटी कार्ड, एंड दिस वाज ओनली फॉर द इंडियंस, फॉर द साउथ एशियन पीपल। और जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं था। तो आपको गले में एक कार्ड लेके घूमना था और जब भी आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगी जाएगी तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कौन हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी था, बिकॉज अदर जो कम्युनिटीज़ थी उनके लिए ऐसा नहीं था। इसके अलावा जब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि हर वो शादी जो कि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से नहीं की गई है उसे इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स थे, सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू, सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स, सिख सेंटिमेंट्स, जैन सेंटिमेंट्स, सो एंड सो फोर्थ, वो लोग काफ़ी हर्ट हुए और गांधी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च किया था। पहली स्टेटमेंट की बात करें तो इंडियन इमिग्रेशन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उसके खिलाफ भी गांधी ने आवाज़ उठाई थी। तो यही एक्सप्लेनेशन आपको इधर देखने को मिलता है। आप जो है यू शुड प्रेस द पॉज बटन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यहाँ इस पैरा को आप अच्छे से पढ़ लें। इसमें काफ़ी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक। तो आप इसे पढ़ लें, इसको पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें और इस पैराग्राफ को पढ़ें। अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो आप नोट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स हैज़ द मैक्सिमम एस्टिमेटेड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये टॉपिक है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। शिट,
कोई नहीं, ठीक है। सो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कम आपको 12 से 16 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इससे कम नहीं आएंगे, इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यू हैव टू press the pause button and mention your answer in the comment box. Which of the following ecosystem has the maximum estimated net primary productivity per unit area? Your options are tropical rainforest, temperate deciduous forest, desert, coastal marsh. What is the right answer? And the right answer is option number A. Option number A का मतलब tropical rainforest में आपको सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया देखने को मिलती है। So productivity can be divided into gross productivity and net productivity, right? It is the total amount of organic matter produced, and net productivity is the amount of organic matter left after some has been used in respiration. तो बेसिकली अभी शायद विद इन 20 और 25 डेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सो वहाँ पे हम इन टॉपिक्स को डीप में करेंगे, बट आई एम श्योर इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 2021 तो आपने टॉपिक अब तक कर लिया होगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम नेट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये आपकी 15,000 है, कोस्टल मार्स की 12,000 है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की 5,000 है, देन यू हैव ओशन क्लोज टू शोर 2,500, ओपन ओशन 800, डेजर्ट 500। सो हो सकता है ये आपको करेक्ट ऑर्डर में मेंशन करने के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगेन प्रेस द पॉज बटन, टेक द स्क्रीनशॉट और इस आंसर को आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। आई एम श्योर इसका जो आंसर है वो शायद मेरी पिक्चर के पीछे छुप रहा होगा। इसका आंसर ए ऑप्शन है, ठीक है, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इतना एरिया इससे ये कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। क्या ऐसा है? It is an attached office under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. Third is, both center and state governments have concurrent control over CBI. So you have to identify the correct statement. 1 and 3 only, 2 only, 1 and 2 only, all of the above. Press the pause button, think about it and mention your answer in the comment box. सोचो इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, this is a good question and a simple question as well. Let's see what is the right answer, and the right answer is option number B. इसका मतलब केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है और बहुत लॉजिकल भी है यार, आपको तो पता ही होना चाहिए। पहला तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल फुल टॉस है आपके लिए। थर्ड स्टेटमेंट तो आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट में, यानी जो आपका सीबीआई है ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट नहीं होता है, ये केवल और केवल केंद्र के अधीन होता है। तो ये आपका आता है यूनियन लिस्ट में, ठीक है ना। तो ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ना ही ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। सो ये कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन आपका बनता है। सीबीआई की जब हम बात करें तो 1946 के एक्ट से बना है, ना कि 1988 के एक्ट से ये बना है, ठीक है। और अगर आप देखो तो डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं भी पता, देन ऑल्सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि बस 1988 में तो सीबीआई नहीं बना होगा ना, ये तो पहले बन गया है सीबीआई, ठीक है। तो ये किस एक्ट के तहत बनाया गया है? ये एक्ट है आपका 1946 का एक्ट। यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर सीबीआई को बनाया गया था, कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था सीबीआई के फॉर्मेशन के बारे में, ठीक। सो ये पॉइंट है कुछ, आप पॉज करें वीडियो को, स्क्रीनशॉट लें और एक बार इसको पढ़ लें। इसमें कुछ भी ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है, ऑलरेडी हम ये कई बार कर चुके हैं, राइट। अलायंस में जो बच्चे हैं उन्होंने तो ये बहुत बार कर लिया होगा, तो आई एम श्योर आपका ये आंसर गलत तो नहीं हुआ होगा, और बाकी लोग भी एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू रोलिंग ऑफ रेन वाटर ओवर लोटस लीव? बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि किन कारणों की वजह से, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द रोलिंग ऑफ रेन वाटर ओवर लोटस लीव। जो लोटस लीव होता है, जो कमल का जो फूल होता है, जो उसके पत्ते होते हैं बेसिकली, उसमें जो रेन वाटर होता है वो क्यों रोल करता है, उसके पीछे क्या कारण है? पहला स्टेटमेंट है हाई कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट एंड लोटस लीव्स। दूसरा स्टेटमेंट है हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। थिंक अबाउट इट, क्या रीज़न हो सकता है इसका? थोड़ा साइंस लॉजिक लगा सकते हैं।
आई होप आपने अपना आंसर मेंशन कर दिया कमेंट बॉक्स में. लेट्स सी व्हाट इज़ द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज सी. इसका मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. यानी आपका रीज़न क्या है? पहला रीज़न है हाई कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट एंड लोटस लीफ और हाई सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एज वेल. सो अगेन प्रेस द पॉज बटन एंड रीड द पैराग्राफ. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बेसिक साइंस है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, इसको प्रेस करें, पॉज करें, एक बार इसको पढ़ लें. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर 1, द पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर टू बी डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या ऐसा है? सेकेंड स्टेटमेंट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा चेयरपर्सन इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ प्रिविलेज मोशन. You have to again identify the correct option. Your options are one only, two only, both, none. You have to find the correct option. Think about it. Mention your answer in the comment box. Let us see what is the right answer, and the right answer is option number B. इसका मतलब आपका सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, ये ठीक है और ये गलत है. ऐसा क्यों है? Because according to the constitution, the power, privilege and immunities of parliament and member of parliament आर टू बी डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है भाई. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि कौन डिफाइन करेगा? पार्लियामेंट डिफाइन करेगा. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट को दी है. कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिफाइन नहीं कर रहा है, वो ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट को देता है कि पार्लियामेंट जो है वो डिफाइन करेगा. ठीक है. नो लॉ हैज़ बीन सो फार बीन इनेक्टेड इन दिस रिस्पेक्ट. और पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है. तो अब ये कैसे चलता है? ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के हिसाब से चलता है. कन्वेंशन का मतलब कस्टम्स के हिसाब से चलता है. ठीक है. तो बेसिकली आप समझो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा है प्रिविलेजेस को. उसने बोला कि पार्लियामेंट करेगा. पार्लियामेंट कैसे करता है? लॉ बना के करता है. लॉ नहीं बनाया गया है. तो अब ये कैसे हो रहा है? पार्लियामेंट कन्वेंशन के हिसाब से हो रहा है. जो परंपरा जो चलती आ रही है उसके हिसाब से इसे डिफाइन किया गया. ठीक. द स्पीकर चेयरमैन इज द फर्स्ट लेवल स्क्रूटिनी ऑफ प्रिविलेज मोशन. बिल्कुल ठीक है. जब भी प्रिविलेज मोशन जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा तो वो सामने होगा किसके? वो होगा स्पीकर के, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है भाई. और फिर क्या होगा? स्पीकर और चेयरमैन क्या करेगा? उसको एनालाइज करेगा, उसको स्क्रूटिनाइज करेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि क्या उसे आगे फॉरवर्ड करना है या फिर नहीं करना है. Next question, consider the following statements. Number 1, the One Nation One Ration Card scheme is aimed at reducing the interstate migration and regional disparities in India. दूसरा, it is being implemented under the integrated management of PDS. इसका मतलब है Public Distribution Scheme. ठीक है. जो राशन की दुकानें होती है ना हमारी, उसको पीडीएस कहा जाता है. तो सोचो इसके बारे में और अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो. व्हाट इज़ द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज बी. बी बोले तो ओनली 2. पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट सही है और पहली स्टेटमेंट गलत है. ठीक. क्या है फिर इसका ऑब्जेक्टिव? सो वन नेशन वन राशन कार्ड वॉज ऑल्सो लॉन्च विद द पर्पज दैट नो पुअर पर्सन. क्या ऑब्जेक्टिव इसका? No poor person should be deprived of getting subsidized food grains under the food security scheme when they shift from one place to another. यार देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम लाई गई थी वो इसलिए लाई गई थी ताकि जो लेबर है ना, वो जो माइग्रेशन हो रहा है, जो बिहार से जो लेबर है, राइट, यूपी से जो लेबर है, उड़ीसा से जो लेबर है या उत्तराखंड से जो लेबर है, वो माइग्रेट हो रही है दिल्ली, वो माइग्रेट हो रही है मुंबई, वो माइग्रेट हो रही है बेंगलोर. तो इस माइग्रेशन को रोकने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लाई गई है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इस तरह के माइग्रेशन को नहीं रोकना है, बल्कि क्या करना है यार देखो, फॉर एग्जांपल तुम उत्तराखंड से हो, तुम्हारा राशन कार्ड जो बनेगा तुम्हारे लोकल एरिया से बनेगा. ठीक है. और तुमने देखा होगा कि राशन कार्ड जो है तुम अपने लोकल एरिया में जब लेके जाते हो, पीडीएस की जो शॉप है वहाँ पे लेके जाते हो तो तुमको राशन मिलता है. लेकिन अगर आप वही राशन कार्ड आप दिल्ली लेके जाओगे तो वो राशन आपको नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है. अब मानो आप अपने घर में नहीं हैं और आप दिल्ली में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे अब आपको राशन की तो ज़रूरत है ना, तो खाना ही है. तो वहाँ पे फिर आपको महंगा जो है अनाज लेना पड़ता है. तो अगर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लेके आएंगे तो जिस व्यक्ति को उत्तराखंड में राशन कार्ड इशू हो रखा है, उसी राशन कार्ड से उतना ही अमाउंट ऑफ ग्रेन
उतना ही अमाउंट ऑफ अनाज जो है उसको मिल सकता है कहाँ पर, दिल्ली में मिल सकता है, मुंबई में मिल सकता है, ठीक है, बेंगलोर में मिल सकता है, या जहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ना कि इसका मुख्य उद्देश्य इंटर स्टेट माइग्रेशन को रोकना है। ठीक, समझ में आया? जब आप सुपरफिशियल लेवल से पहली स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो पहली स्टेटमेंट क्योंकि न्यूट्रल लग रही है, जनरल लग रही है, तो ये सही दिख सकती है, बट इट इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। और इसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पीडीएस सिस्टम के तहत लॉन्च किया गया, बिल्कुल ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। राइट, स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई के बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट, इट कंट्रोल्स द प्राइसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इन इंडिया, क्या ऐसा है? दूसरा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो लिखें अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में। इट इज़ अ बिट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स सी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। इसका मतलब आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। राइट, इट डू नॉट कंट्रोल द प्राइस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इन इंडिया। ठीक, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसके लिए डीसीजीआई नहीं है, इसके लिए है आपकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप जानते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसके नाम में ही प्राइसिंग है, तो ये आपके प्राइसेस को रेगुलेट करती है इंडिया में। ठीक, डीसीजीआई का काम क्या होता है? डीसीजीआई का काम होता है लाइसेंसेस को अप्रूव करना। किसके लाइसेंसेस को अप्रूव करना? स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स का जो लाइसेंसेस होते हैं, राइट, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के जो लाइसेंसेस होते हैं, आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं, वैक्सीन जो होते हैं, राइट, इनको रेगुलेट करने का काम, लाइसेंस प्रोड्यूस करने का काम, एलोकेट करने का काम ये होता है डीसीजीआई का। और जो फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है NPPA जो है, ये प्राइस सेट करती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इन इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू करेंसी स्वैप एग्रीमेंट CSA, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, it is an arrangement between two friendly countries to involve in trading in their own local currencies. दूसरी स्टेटमेंट, as per the arrangements both countries pay for import and export trade at the predetermined rates of exchange. Again you have to identify the correct option. आपको बताना है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स में है। सो यू हैव टू प्रेस द पॉज बटन, थिंक अबाउट इट एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। What is the right answer? And the right answer is C. C बोले तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है? सो बेसिकली इट इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन टू फ्रेंडली कंट्रीज़। जाहिर सी बात है यार, करेंसी स्वैप आप फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ तो करोगे, अब पाकिस्तान के साथ तो नहीं करोगे, राइट, पहला तो फ्रेंडली नहीं है। अब उनके साथ अगर करेंसी स्वैप करने लग गए तो आपको जो करेंसी वो देगा वो तो फेक होगा। ठीक है, तो फ्रेंडली कंट्रीज़ के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है, राइट। और ये क्यों किया जाता है? बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग इन देयर ओन लोकल करेंसी। होता है जो अरेंजमेंट होता है, इसमें क्या होता है? बोथ कंट्रीज पे फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड एट द प्री डिटरमाइंड रेट्स। तो इसमें क्या होता है? रेट्स को पहले से डिफाइन कर दिया जाता है। यार देखो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली मान लेते हैं एक तरफ है आपका इंडिया, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपका नेपाल। फ्रेंडली कंट्री है, थोड़ा सा अनफ्रेंडली हो रहा है बिकॉज ऑफ द थर्ड एंगल, ठीक है, जो तीसरा एंगल जो बन रहा है चाइना का। बट अगेन नेपाल इज़ अवर फ्रेंडली कंट्री, राइट, काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो अब यहाँ पे हुआ कि मान लेते हैं 2021 में एग्रीमेंट होता है कि इंडिया जो है नेपाल से परचेज़ करेगा। क्या परचेज़ करेगा नेपाल से? तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल शूज़ परचेज़ करेगा, ठीक है, जूते खरीदेगा। जूते खरीदेगा, कितने जूते खरीदेगा? मान लेते हैं 1 लाख पेयर जो है जूते खरीदेगा, राइट। तो अब एक बार में तो नहीं खरीदेगा फॉर एग्जांपल, तो ये कहता है कि आने वाले 3 सालों तक हम जो है अलग अलग स्लॉट में 1 लाख जूते जो हैं, 1 लाख पेयर ऑफ शूज़ जो है वी विल परचेज फ्रॉम नेपाल आने वाले 3 सालों में। अब यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि प्राइस सेट हो जाता है कि 1 लाख जो है ये हम खरीदेंगे मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए में,
ठीक है, एक तो ये कंडीशन है, तो ये 1 करोड़ रुपए अलग अलग स्लॉट में जो है हम नेपाल को पे करेंगे। बट आपको समझना ये है कि इन 3 सालों में जो करेंसी के बीच का जो डिफरेंस है, यानी इंडियन रुपीज़ और जो नेपाली रुपीज़ के बीच का जो डिफरेंस है, वो तो घटेगा बढ़ेगा ना। ज़रूरी नहीं हो सकता कि एक इंडियन रुपीज़ विल बी इक्वल टू 20 नेपाली रुपीज़, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो चेंज होता रहेगा, इसलिए क्या किया जाता है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया जाता है। तो इसमें प्री डिटरमाइंड रेट्स जो हैं वो सेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू डुगोंग अ मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ये यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ये क्वेश्चन है, और ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हैं। सो इट इज़ अ हर्बीवोरस मैराइन एनिमल, क्या ऐसा है। इट इज़ फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, क्या ऐसा है। इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। फुल टॉस क्वेश्चन है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज़ द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। इसका मतलब आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है। यार अगर देखो ना, एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ये एक्सट्रीम नहीं लग रहा है आपको कि भारत के जितने भी आपके समुद्री तट हैं सारी जगह आपको डुगोंग दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है। जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा 1 और 3 और 3 ओनली। तो इट इज़ अ हर्बीवोरस मैराइन एनिमल। तो अगर आपने उस वक्त करंट अफेयर्स पढ़े होते या एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप इतना तो अटैम्प्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, सो प्रेस द पॉज बटन एंड रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ और समझिए आप इसमें क्या दिया गया है। तो ये कहाँ पे मिलता है बेसिकली, ये गुजरात कोस्ट में देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलता है, तमिलनाडु कोस्ट में देखने को मिलता है, दैट इज़ गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे में देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है, उड़ीसा के तट में देखने को नहीं मिलता है, बंगाल में देखने को नहीं मिलता है, सो एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी। ये इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना इसका, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। पहला स्टेटमेंट, द रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग वुड एडजुडिकेशन बाय द डीआरटी, इसको जो है पूरा पढ़ लेते हैं पहले। द रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग वुड एडजुडिकेशन बाय द डीआरटी फॉर कंपनीज एंड इन एनसीएलटी फॉर इंडिविजुअल। तो डीआरटी क्या होता है आपका, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। ठीक है, सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, ये 2015 का है जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, 2015 में एक कानून बना था, 15-16 में एक कानून बना था। तो यार देखो दिक्कत क्या होती है ना, दिक्कत ये होती है कि आपने बिजनेस करना है। ठीक है, तो आपने जो है फॉर एग्जांपल कोरोना हुआ और आपको लगा यार कि सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपने जो है 1 करोड़ रुपए बैंक से ले लिए। पहले तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन मान लेते हैं आपकी जैक थी, आपका सोर्स था और आपको 1 करोड़ रुपए बैंक से मिल गया लोन। ठीक है, अब आपने इससे स्टार्ट किया और आपने एक फैक्ट्री बनाई। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। अब आपने एक फैक्ट्री खोली, जब आपने फैक्ट्री खोली तो अब इस 1 करोड़ का इस्तेमाल किया इस फैक्ट्री को खोलने में, और आपने मशीनें लगा दी और आपने सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन कर दिया और सैनिटाइज़र बेचने लग गए, खूब बढ़िया चला। फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, आपका सैनिटाइज़र बिल्कुल धड़ल्ले से बिक रहा है। अब जब आपने ये फैक्ट्री खोली तो अब आपको ज़रूरत होगी किसकी, आपको लेबर की ज़रूरत होगी, आपको मशीन की ज़रूरत होगी, आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी, चाय बनाना वाला चाहिए होगा आपको। ठीक है, रॉ मटेरियल की आपको रेगुलर सप्लाई होगी। तो एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम जो है वो तैयार हो जाता है। तो अभी तो आपको बेनिफिट हो रहा है, फिर आती है थर्ड वेव, आपको और बेनिफिट होता है। लेकिन अब चला गया कोरोना, इस दुनिया से ख़त्म हो गया। दैट साउंड्स वेरी ग्रेट ना, कोरोना इस दुनिया से ख़त्म हो गया। तो मान लेते हैं कोरोना इस दुनिया से ख़त्म हो गया, तो अब लोग फिर वो पुराने जो है धर्रे में आ जाएंगे। कौन यूज़ करेगा सैनिटाइज़र, कौन खरीदेगा 50 रुपये की बोतल, नहीं खरीदेंगे। तो अचानक से क्या हो जाएगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, जब डिमांड कम हो जाएगी तो अब क्या होगा, अब जो है आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आपका सैनिटाइज़र तो बिक नहीं रहा है।
तो अब आपको जो है लेबर को बेमतलब की सैलरी दिहाड़ी देनी पड़ेगी, आपकी मशीनों की कॉस्टिंग पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मशीन भी तो लोन पे लोगे तुम, क्योंकि महंगी मशीनें हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। फैक्ट्री जहाँ पे आपने लगाया उसका रेंट आपका कंटिन्यूसली जाएगा, ठीक है। चाय वाले को आपने रखा था तो मेहमान तो आएंगे तो चाय भी आपको बनानी पड़ेगी, तो वो आपकी कॉस्टिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रॉफिट था अब वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप लॉस के साथ आप कंटिन्यू करो, और या फिर आप क्या करो, अपनी जो कंपनी है, अपनी जो फैक्ट्री है उसको बंद कर दो। और भारत में कंपनी खोलना तो मुश्किल था, लेकिन कंपनी को बंद करना और ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए भारत की सरकार एक कोड लेके आती है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। और वहाँ पर फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान कर दी जाती हैं, ठीक है। और वहाँ पे आप इजीली जो है रीस्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस कर सकते हो। बहुत सारी इसमें चीज़ें दी गई हैं कि आप किस तरीके से, अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो आप अपनी मशीनरी कैसे बेचेंगे, आप अपना डेब्ट कैसे रिलीज़ करेंगे, आप पहले किसकी लायबिलिटी पूरी करेंगे, राइट। अगर आपका जो सप्लायर है उसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वगैरह वगैरह। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने इस कानून का आपको दे दिया। बाकी जो डिटेल्स हैं आप एक बार नेट में सर्च करें, और बाकी जब हमें पढ़ाना होगा तो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, द रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग वुड एडजुडिकेशन बाय द DRT फॉर कंपनीज। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका कंपनी के साथ पंगा है तो आप डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के साथ डील करेंगे, क्या ऐसा है, और NCLT के साथ करेंगे जब आपका इंडिविजुअल के साथ पंगा चलेगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, द डिसीजन ऑफ द कमिटी ऑन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर वॉज टू बी टेकन बाय द 75% ऑफ वोट्स। जो भी डिसीजन होगा इस कानून के तहत, उसमें जो शेयर होल्डर्स जो होंगे, ठीक है, जो कमेटी जो होगी उसके 75% लोगों की सहमति होगी, तब जाके आप डिसीजन ले पाएंगे, क्या ऐसा है। अगेन जो नए हैं इस तैयारी में उनके लिए क्वेश्चन बहुत टफ है, बट जो थोड़े टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन टफ ही माना जाएगा अगर आपने अभी रिवीजन नहीं किया होगा। तो आई होप आपने अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। लेट अस सी व्हाट इज़ द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। इसका मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो यार क्या गलत है इसमें, जाहिर सी बात है, अगर तुम भी एग्जामिनर हो तो तुम क्या करोगे, तुम छेड़ाखानी करोगे। क्या छेड़ाखानी करोगे, यहाँ पे DRT फॉर कंपनीज नहीं होगा, यहाँ पे DRT फॉर इंडिविजुअल्स होगा, और यहाँ पे क्या होगा, NCLT होगा फॉर कंपनीज। तो यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। डिसीजन ऑन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर वॉज टू बी टेकन बाय 75%, नहीं भाई 66%। तो ये बेसिक इसमें चेंज कर दिए जाते हैं। पढ़ लेना इसको एक बार फिर, ठीक है। NCLT क्या है आपका, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, तो ये आपका कंपनीज के लिए होता है, DRT आपका इंडिविजुअल्स के लिए होता है, ठीक है। आपको कितने लोगों की सहमति चाहिए, 66% की चाहिए। पहले कितना था, 75% था, इसको कम कर दिया गया 66%। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगेन 2021 वालों इसको पॉज करो और इसको पढ़ लो, और फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो थोड़ा गूगल रिसर्च करो, और उसके बाद भी अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो ज्वाइन अलायंस IAS अकेडमी। हम बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या ऐसा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालती है। A loan is categorized as NPA if it is due for a period of more than 365 days. Then you have the RBI has maintained the capital adequacy ratio 11.5%. Very good question, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आप डाल सकते हो इसको, ठीक है। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और अगर आपका आंसर ठीक होता है देन आप कंसीडर कर सकते हैं इस बार का एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम निकालना। आई थॉट कबूतर आया है शायद अंदर, ठीक है। चलो लेट्स सी व्हाट इज़ द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। इसका मतलब केवल और केवल तीसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, केवल तीसरी स्टेटमेंट सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR यानी CAR इसको रखा है 11.5%, काफ़ी फैक्चुअल है, ठीक है। सो RBI हैज़ रिसेंटली रिलीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो यार वैसे भी देख लो आप, पहला स्टेटमेंट को आप समझ जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बच्चे को पता होता है कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं निकालती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालती है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब आपको सीधे से समझना चाहिए कि तीसरा तो सही स्टेटमेंट है क्योंकि दोनों जगह है, तो इसमें तो दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर, अ लोन इज़ कैटेगराइज्ड एज NPA इफ इट इज़ ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 365। थोड़ा सा एक्सट्रीम नहीं लग रहा आपको,
1 साल मतलब 365 दिन मतलब 1 साल, क्या इतना हो सकता है क्या? ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, इतना बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये होगा आपका 90 डेज। तो अगर आप सुपरफिशियल लेवल पर देखो तो ये क्वेश्चन टफ लगेगा आपको, लेकिन जब आप बहुत बारीक नज़र से इसे करें तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट ऐसा है इसमें जो कि थोड़ा फैक्चुअल है, तो किसी को याद होता है किसी को नहीं होता, और ये बहुत माइन्यूट डिटेल है, बट हर गधे घोड़े खच्चर को ये पता होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको पता होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, आरबीआई, और दूसरा एनपीए जो होता है वो 365 दिन का नहीं होता है, वो आपका 90 डेज़ में कैलकुलेट होता है। तो आसान था ये, मेरा अब तक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें नॉलेज भी ज़रूरी है और लॉजिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार इसको पढ़ लेना जो इसमें लिखा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें दोबारा इसको पॉज कर लेना, पढ़ लेना इसमें क्या लिखा है। इसको मैं अलग से जब इकोनॉमिक्स हम करेंगे तो मैं इसको आपको डिफाइन करूंगा, बाकी आई एम डैम श्योर कि शोम सर ने आपको इकोनॉमिक्स में ही कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द कृष्णा रिवर फ्लोज। ठीक है, सो बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले कौन कौन से राज्यों से आपकी नदी जाती है, कौन सी नदी जाती है, कृष्णा रिवर जाती है। एटलस का ये क्वेश्चन बना है, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। योर ऑप्शंस आर 1, 2 and 4, 1, 3, 4 and 5, 1, 3 and 4, 2, 3 and 5। सो अगर आपने मैप नहीं किया है और एटलस नहीं की है और आपको इसका आंसर नहीं पता, सो ये उस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। अदरवाइज इसमें आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से लग जाएगा इसमें एलिमिनेशन मेथड। पॉज करें और सोचें इसके बारे में। क्लोज योर आइज एंड थिंक कि महाराष्ट्र जो है वो कहाँ पर है, केरल कहाँ पर है, कर्नाटक कहाँ पर है, तेलंगाना कहाँ पर है, तमिलनाडु कहाँ पर है, और कृष्णा रिवर कहाँ पर हो सकती है। बे ऑफ बंगाल को भी अपने दिमाग में इमेजिन करें। Let us see the right answer and what is the right answer, and the right answer is option number C। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है 1, 3 and 4। इसका मतलब महाराष्ट्र में है कृष्णा रिवर, बिल्कुल ठीक है, कर्नाटक में है कृष्णा रिवर, बिल्कुल ठीक है, और है आपकी तेलंगाना में, ये भी बिल्कुल ठीक है। केरल में कृष्णा रिवर बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा भी लॉजिक लगाओगे ना यार, तो केरल में अगर नहीं है ना कृष्णा रिवर, मतलब ये आप इमेजिन कर सकते हो, तो आपका ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। फिर आपको केवल 5 में दिमाग लगाना आता है, क्या तमिलनाडु में कृष्णा रिवर हो सकती है। तमिलनाडु यार अगर बिल्कुल देखो यहाँ पे एकदम लास्ट में आपका तमिलनाडु है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल ये रहा, नदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उल्टा घूम के जाना वहाँ पर, ठीक है। महाराष्ट्र के लिए जा सकती है, ठीक है। केरल आपका बिल्कुल नीचे हो जाता है। फिर कर्नाटक से इट इज़ पॉसिबल, तेलंगाना से, यहाँ पे तेलंगाना है आपका, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। सो वैसे तो आप इसे छोड़ सकते हैं अगर आपने मैप नहीं किया, बट अगेन थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर आप यूज़ करें तो ये किया जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या 9th शेड्यूल में लॉ बना सकता है पार्लियामेंट? The validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it। क्या ऐसा हो सकता है? So you have to identify the correct statement। बच्चों वाला क्वेश्चन है, फुल टॉस क्वेश्चन है, गलत अगर किया तो आप you don't deserve to give 2021 एग्ज़ाम, ठीक है। चलो, what is the right answer? and the right answer is A option। बच्चों वाला सवाल है यार। पार्लियामेंट ही तो बनाएगा कानून, पार्लियामेंट बनाएगा और उसे डालेगा कहाँ पर? 9th शेड्यूल में डालेगा। फिर क्या लिखा था इसमें? इसमें लिखा था कि अगर कोई भी कानून 9th शेड्यूल में आता है तो वो जुडिशल रिव्यू उसका नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुडिशल रिव्यू इज़ दी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 9th शेड्यूल में भी अगर आप कुछ चीज़ डाल देते हो तो उसके बाद भी उसका जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि वो कौन सा केस था जिसमें ये कहा गया कि 9th शेड्यूल का भी जुडिशल रिव्यू हो सकता है। गूगल सर्च करें, वैसे तो ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राई सॉल्वेंट इंजेक्शन टेक्निक ऑफन सीन इन न्यूज़ इज़ यूज्ड फॉर। अगर आपने ये सुना है तो ही आप अटेम्प्ट करें, और अगर नहीं सुना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट आई एम श्योर आपने सुना तो ज़रूर होगा।
ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन टेक्निक जो हाल फिलहाल चर्चा में है, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? इन सितु रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ बायोगैस प्लांट्स, कंट्रोलिंग सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, देन यू हैव रिक्लेमेशन ऑफ वेटलैंड. फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. देखते हैं क्या है इसका सही आंसर, एंड द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, कंट्रोलिंग सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन. इफ यू कैन रिमेंबर इट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस, नॉट एन इशू. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन आर सुटेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग्स? पहला है टिल्टेड स्ट्रेट, दूसरा है कास्ट टोपोग्राफी, देन वेल जॉइंटेड रॉक्स. You have to identify the correct option. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, all of the above. Geography based question है, और अगर आपने टॉपिक किया है then you can attempt it, otherwise you can skip it. Let us see the right answer, and the right answer is option number D. ठीक है. So press the pause button and read this paragraph. कुछ खास इसमें टेक्निकल नहीं है, तो जस्ट आप अगर इसे रीड करेंगे तो आप समझ सकते हैं. Let us move to our next question and the last question of the day. कायल्स या कयाल्स, जो भी आप इसे बोलना चाहें, आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. योर ऑप्शंस आर: नंबर 1, थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरेन्स. नंबर 2, लो फ्लैट सेंट्रल एरियाज ऑफ बेसिन ऑफ इनलैंड्स ड्रेनेज फाउंड इन लो रेनफॉल एरियाज. नंबर 3, डीप वैली विद स्टीप एंड रॉकी साइड वॉल्स. नंबर 4, stretch of water that has become bypassed by the main flow of a stream found along the Malabar coast. Press the pause button, mention your answer in the comment box. I hope आपने अपना आंसर नीचे मेंशन कर दिया है. Let us see what is the right answer, and the right answer is option number D. इसका मतलब कायल्स क्या है या कयाल्स क्या है? So these are the stretch of water that has become bypassed by the main flow of a stream found along the Malabar coast. Very 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 important. तो कहाँ पर मिलता है? मालाबार कोस्ट में मिलता है. गूगल सर्च करें कायल्स और इसका पिक्चर एक बार देखें, ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. आई गेस ये 1 घंटे के आसपास का लेक्चर हो चुका है, बट दिस इज़ द तपस्या यू हैव टू डू. अगर मैं इतनी गर्मी में अकेले बैठकर दीवारों से बात करते हुए, लैपटॉप से बात करते हुए, कैमरे से बात करते हुए ये लेक्चर शूट कर सकता हूँ, इसे अपलोड कर सकता हूँ, तो आप अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर इस लेक्चर को सुन सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सी, यू कैन मॉनिटर योर प्रिपरेशन कि आप अभी फ़िलहाल कितने पानी में हैं. सो दिस सीरीज़, दिस फटाफट रिविज़न सीरीज़ will give you a clear picture of your preparation, of your level of preparation. हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके 20 में से 20 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो आपको नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, या फिर आपको दोबारा से नई स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत होगी, या फिर अपना अटेम्प्ट ड्रॉप करने की ज़रूरत होगी. बट इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप IAS बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे. अगर आपके 20 क्वेश्चन भी गलत हैं और कल के भी क्वेश्चन काउंट कर लें, आपके 40 के 40 क्वेश्चन भी गलत हैं, तब भी आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर सवाल ना खड़ा करें, आप IAS तब भी बन सकते हैं. द ओनली थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा जागने की ज़रूरत है और आपको और ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है. तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.